हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनीत शुक्ला। ऐसी बेस्ट स्ट्रैटेजी जिससे उनको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तीनों चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा सिलेबस पे गौर कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेबस। भाई पेपर में है क्या, पूछना क्या चाहता है पेपर, पेपर का सिलेबस क्या है। तो जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है वो आपको उसके वेबसाइट में मिल जाएगा। बाकी मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की कंबाइंड स्टडी करनी है और कंबाइंड प्रिपरेशन आपको करनी है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर वन में, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। और पेपर टू जो है आपका पॉलिटी गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल थिंकर्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर थ्री में आपका साइंस है, बेसिकली साइंस है, साइंस एंड टेक है, जियोलॉजी है और थोड़ा सा मैथ्स है। और पेपर फोर में है आपका एथिक्स और एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड और इंडियन वेस्टर्न थिंकर्स। और पेपर फाइव होता है एक, वो है आपका भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज का। उसमें प्रॉपर आपसे हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, हिंदी व्याकरण, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, प्रॉपर निबंध लेखन। सिक्स्थ पेपर जो होता है वो निबंध लेखन होता है। बेसिकली यहाँ ऐसे नहीं होता है, निबंध होता है, हिंदी में ही होता है, इंग्लिश वाला ऑप्शन नहीं होता, इसलिए निबंध लेखन मैं प्रॉपरली आपको बता रहा हूँ। और निबंध में आपको 1000 शब्द का एक निबंध आएगा और एक 500 शब्द का आएगा। उसके अलावा एक प्रारूप लेखन आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगी या फिर उस पर लेटर वगैरह आ जाएगा, कुछ भी। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस है। अब इसी सिलेबस में यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो पूछे जाएंगे वो प्रीलिम्स में होंगे, मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछा जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली आप यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि प्री का अलग रहेगा, प्रिपरेशन मेंस का अलग रहेगा, इंटरव्यू का अलग रहेगा। आप लोग जो 2025 के लिए प्रिपेयर करेंगे वो आप लोग के लिए कॉमन रहेगा। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपके लिए कॉमन रहेगी, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कॉमन रहेगी, पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ेंगे कॉमन रहेगी, तीनों के लिए। अब पढ़ना कैसे, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं पेपर वन से, बेसिकली पहले सब्जेक्ट से। तो सबसे फर्स्ट पेपर में जो आपका होता है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेसिकली दो सब्जेक्ट हैं वहाँ पे। डिजास्टर मैनेजमेंट, इवन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये दोनों चीज़ें आप ज्योग्राफी के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट करिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इकट्ठे रहती हैं बेसिकली, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट। प्लस जैसे इसमें है वैसे हिस्ट्री में है। तो हिस्ट्री में एंशंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें इकट्ठे रहती हैं। उसके साथ साथ इंडियन सोसाइटी भी आप उस पर जोड़ दीजिए, इंडियन सोसाइटी भी साथ में ही रहती है हमेशा। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे और इतिहास पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बेसिकली आप एंशंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब जो हिस्ट्री का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है मेंस का। और प्रीलिम्स में एज सच मार्क्स तो नहीं फिक्स है, मगर यूनिट्स जरूर फिक्स की गई हैं। एक यूनिट डेडिकेटिवली हिस्ट्री के लिए दी गई है प्रीलिम्स के पेपर में, यूनिट वन एमपीजी के वहाँ आपसे पूछा जाएगा। और यूनिट टू में आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो फर्स्ट वाला प्रीलिम्स का जो यूनिट है, टोटल 10 यूनिट्स में प्रीलिम्स का सिलेबस डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से आपसे हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पूछा जाएगा और सेकंड वाले में आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। तो बेसिकली जैसे प्रीलिम्स में यूनिट वन, यूनिट टू में हिस्ट्री है, ठीक उसी प्रकार से पेपर वन में है। तो आप हिस्ट्री पढ़िए कैसे, तो सबसे पहले तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो क्रोनोलॉजी से ही स्टार्ट कीजिए। क्रोनोलॉजी मतलब टाइमलाइन। हिस्ट्री, इतिहास दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक तो आप इवेंट से पढ़ सकते हैं और दूसरा क्रोनोलॉजी से। क्रोनोलॉजी आता है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, टाइमलाइन यानी स्केल के अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले जब सभ्यता आई यानी जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई वो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो जो डेवलपमेंट हुई, आर्यंस का फेज़ आया, पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज़ आया, फिर धीरे धीरे किंग्स का टाइम आया, तो वहाँ पे जनपद, महाजनपद में डिवीजन हुआ। फिर उसके बाद जो किंग्स पॉपुलर होते गए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद जो इस्लामिक कल्चर आया उस पे, यानी मिडाइवल इंडिया में जो मुगल्स का पीरियड आया वो, फिर उसके बाद यूरोपियन पेनिट्रेशन, और उसी में हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर देते हैं यूरोपियन पेनिट्रेशन पे और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में। और मॉडर्न इंडिया के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब अभी करंट तक का जो चल रहा है। जैसे जे एन के को यूटी बनाया गया, अब यूटी से उसको फिर से स्टेटहुड का
स्टेटस दे दिया जाएगा, यानी यूनियन टेरिटरी से वो वापस से वो स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है, अभी भी चल रहा है, करंट अफेयर्स में भी आप कर सकते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी। तो बेसिकली आप एंशंट वाला पार्ट जब उठाएंगे तो आप पूरा उसको खत्म करेंगे। आप बुक आप कोई सी भी ले लीजिए, चाहे आप बिपिन चंद्रा से पढ़ें या कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे बेसिक एनसीईआरटी से, तो पहले तो आप खत्म करेंगे अपना चैप्टर, है ना, पूरा का पूरा एंशंट इंडिया आप खत्म करेंगे। और एंशंट इंडिया खत्म करने के साथ साथ आप उसके एमसीक्यू भी लगाते जाएंगे। एमसीक्यू के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके साथ साथ आप मेंस को भी साथ में लेके चलेंगे, यानी आप जिस दिन मॉडर्न एंशंट इंडिया खत्म कर लेंगे, चाहे आप बिपिन चंद्रा से खत्म कीजिए या एनसीईआरटी से खत्म कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेक्चर से आप खत्म कीजिए, ऑफलाइन कोचिंग्स में खत्म कीजिए। आप जैसे जैसे खत्म करते जाएंगे मॉडर्न इंडिया, एंशंट इंडिया को, बार बार मॉडर्न इंडिया का नाम आता है क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। सो एंशंट इंडिया आप जैसे जैसे खत्म करते जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि एंशंट इंडिया जिस दिन आपकी कंप्लीट होगी, उस दिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस खत्म हो जानी चाहिए। यानी अगर आप शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, फिर वैदिक पीरियड में आते हैं, फिर वैदिक के बाद पोस्ट वैदिक में आते हैं, फिर आर्यंस पे आते हैं, फिर आर्यंस के बाद डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, यानी डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, यानी खत्म करते करते आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म कर लेने हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। और साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चालू कर देनी है शुरुआत से ही, है ना। यानी आप अगर शुरू कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, आपने पढ़ा, आपने 2-3 दिन तक इसके बारे में पढ़ा, आपने खत्म किया, तो आपको अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने के बाद आपको 3 मार्कर और 5 मार्कर की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। धीरे धीरे आप लिखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपसे बनने लगेगा। हफ्ते भर में आप 11 मार्कर में शिफ्ट हो जाइए, यानी हफ्ते में एक दिन लगभग एक आंसर लिखिए 11 मार्कर का। और इस प्रकार से आपको पूरी हिस्ट्री खत्म करनी है। यानी ये जो जो फॉर्मूला, जो तरीका आपने एंशंट में अपनाया है, ठीक वही आपको मेडाइवल में भी अपनानी है। अब मेडाइवल की खासियत है, स्पेशलिटी है, यहाँ पे बहुत सारे राजाओं का पीरियड चलता है, यानी पूरा का पूरा मुगल पीरियड चलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे राजा आए हैं और हर राजा ने अपने अपने टाइम पे कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हैं। अब टर्मिनोलॉजीज जैसे जो आर्मी को राजा अपने एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते थे, अपनी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वो पर्टिकुलर एक नाम से बुलाते थे, अपना जो राजकाज है, राजकाज का काम है, उसको वो पर्टिकुलर किसी नाम से बुलाते थे, सोल्जर्स को पर्टिकुलर वो कोई नाम देते थे, टर्मिनोलॉजी। वो कॉइन्स को, सिक्कों को कुछ नाम दिया करते थे ना, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं मेडाइवल वाले पार्ट में, वो आपको याद रखना है। उसके साथ साथ कब कौन सी लड़ाई किस राजा ने किसके साथ लड़ी, कौन सा एरिया कैप्चर किया और कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस वॉर था, ये आपको याद रखना है मेडाइवल वाले पार्ट में। और करना आपको सेम वही चीज़ है। अब मेडाइवल वाले पार्ट में भी आप बुक्स के लिए, चाहे आप पूनम दलाल दाहिया उठाइए या कोई भी बुक उठाइए, बुक्स और कंटेंट में और पढ़ने में आपका डिस्क्रिप्शन है, जहां आप कंफर्टेबल हों। मगर तरीका आपका यही होना चाहिए कि आप अगर मेडाइवल हिस्ट्री उठा रहे हैं तो आप मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के आप साथ ही साथ कंप्लीट करते जाइए। प्लस डेली डेली आंसर राइटिंग कीजिए, एटलीस्ट 3 मार्कर तो आप डेली लिखिए, 5 मार्कर हफ्ते में 2-3 दिन लिखिए और हफ्ते में एक दिन मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए, वो भी 11 मार्कर। अब 11 मार्कर एक दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जनरली लॉन्ग आंसर होते हैं, इसमें आपको 200 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं और 200 वर्ड्स में जो आप आंसर लिखते हैं वो प्रॉपर आंसर राइटिंग के फॉर्म में होता है। यानी आपको पहले हिस्ट्री बतानी होगी, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आपसे, आपको उसकी प्रस्तावना बतानी होगी। हिंदी में बेसिकली प्रस्तावना बोलते हैं, आप यहाँ इंग्लिश में आप उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं। तो आप उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर उसके बाद बॉडी में आ जाएंगे, कंटेंट पे, जो क्वेश्चन जो पूछना क्या चाहता है उसके बारे में, और फिर कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजिंग पॉइंट्स वो आप वहाँ पे उसकी समरी बताएंगे। तो इस तरीके से आप 11 मार्कर में लिखेंगे। बट जो जैसे आपने एंशंट खत्म किया, मेडाइवल खत्म किया, उसी प्रकार से मॉडर्न, यानी हिस्ट्री पूरी की पूरी जब आपकी खत्म होगी तब आपको ये याद रखना है कि एंशंट, मेडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आपने खत्म किया है तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस, उसके साथ ही साथ आप अपना सिलेबस उठाइए और फिर की पॉइंटर्स ढूंढिए कि कौन सा पार्ट रह गया है ना। उसके साथ साथ आप ये एनालाइज कीजिए कि कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस मैक्सिमम रिपीट हुए हैं। आप अगर नोटिस करेंगे, आप वहाँ देखेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको ये कंक्लूजन में आएंगे। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा, उस पर मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जो हिस्ट्री में है वो मॉडर्न इंडिया मैक्सिमम पूछते हैं ये लोग। सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो या मेंस। तो दोनों में आप, ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही
पूरा का पूरा फोकस मॉडर्न इंडिया पे लगा दीजिए, बट आप इतना ध्यान रखिए कि मॉडर्न इंडिया कोई क्वेश्चन, एंशंट के क्वेश्चन, मिडाइवल के क्वेश्चन, किसी के भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, है ना। अब आप ये चेक कैसे करेंगे, तो बहुत सारी किताबें आती हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, चाहे आप घटना चक्र उठा लीजिए, घटना चक्र उठाइए और सवाल लगाते जाइए। आपने एंशंट खत्म कर लिया, आप एमसीक्यू में आ जाइए। आपने प्रीवियस ईयर खत्म कर लिए, मेंस के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म कर लिए, अब आप सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाइए। ऐसी किताबें उठाइए जिनमें एमसीक्यू दिया हो, उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको अपना हिस्ट्री, अपना इतिहास आपको कंप्लीट करना है। अब आ जाइए ज्योग्राफी में। देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स, तो ये हर जगह कॉमन रहेगा। और सिलेबस के कीवर्ड्स, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपकी तैयारी के साथ साथ, तैयारी के पहले ही बेसिकली। और अच्छे से ये जान लीजिए कि आपको इस पेपर में सिर्फ प्री नहीं निकालना है, मेंस भी निकालना है। यानी आपकी आंसर राइटिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका जिस दिन सिलेक्शन हो या आप जिस दिन मेंस देने जाए, उस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि मुझे 900 से 1000 नंबर स्कोर करने हैं, मैं तभी सेलेक्ट होऊंगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। नंबर अगर आपके कम होंगे, आप बाहर हो जाएंगे। चांस यहाँ पे आपका बनाएगा आपके मार्क्स। आपके मार्क्स जितने ज़्यादा रहेंगे, आपके उतने ही ज़्यादा चांस रहेंगे सिलेक्शन के। तो और वो आएंगे कैसे, एक अच्छे आंसर राइटिंग से, अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने से, अच्छे फैक्ट्स को रटने से। देखिए एमपीपीएससी में फैक्ट्स रटना पड़ेगा, ये बेसिक रूल है, थंब रूल है एमपीपीएससी का। आपसे कॉन्सेप्ट भी बनना चाहिए, प्लस आपको फैक्ट्स भी याद रखने होंगे। क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आप अपने आंसर को सपोर्ट किससे करेंगे, आप प्रूफ किस चीज़ से करेंगे, है ना, वो फैक्ट्स से आप करेंगे। अगर आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आप वहाँ पे उस समय को, उस पीरियड को, उस समय काल को मेंशन करेंगे और बताएंगे कि ये पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये फैक्ट्स के साथ आप करेंगे। तो इस प्रकार से आप हिस्ट्री खत्म करेंगे। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में, अब ज्योग्राफी की 2-3 स्पेशलिटी है। देखिए ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी, फिजिकल ज्योग्राफी भी, फिजिकल में आपको क्लाइमेटोलॉजी भी, ओशनोग्राफी भी आपको खत्म करनी होगी। उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। तो ज्योग्राफी जो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है मैप के साथ। आप जो भी ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हों, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप अलग अलग सी, अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग एथनिसिटी देख रहे हैं कि इंडो अफ्रीकन्स कैसे होते हैं, अफ्रीकन्स कैसे होते हैं, वेस्टर्न्स कैसे होते हैं, कैरेबियन लोग कैसे होते हैं, तो वहाँ पे आप पॉइंट आउट करते जाइए मैप में कि आखिर ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं कहाँ पे, है ना। सदर्न अमेरिका की स्पेशलिटी में आप जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे ब्लैक रेस ऑफ पीपल पाई जाती है, तो ये है कहाँ पे, बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनके कैपिटल क्या है, उनके वो कौन सी करेंसी यूज करते हैं, और इन कंट्रीज की स्पेशलिटी क्या है। अगर आप चिले की बात करते हैं, अगर आप चिली की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अर्जेंटीना की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इस एरिया में गोल्ड पाया जाता है, गोल्ड की माइनिंग होती है यहाँ। तो जब आप शुरू से ये चीज़ें पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठती जानी चाहिए। कैसे बैठेंगी, कैसे आप चीज़ों को मेमोराइज करेंगे, हर चीज़ को आप ऐसे रट नहीं सकते, है ना। अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। और मैप आपको एक स्टोरी दिमाग में आपके याद आ जाएगा। जैसे ही आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से सदर्न अमेरिका के पार्ट में ऐसा कौन सा यहाँ पे कंट्री है जहाँ गोल्ड की माइंस हैं, गोल्ड कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा हाँ यार, ये चिले और अर्जेंटीना वाला एरिया है, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा गोल्ड पाया जाता है, बहुत सारी गोल्ड की एक्सट्रैक्शन होती है, माइनिंग होती है। तो इस तरीके से जब आप मैपिंग, यानी ज्योग्राफी यानी मैप आपका हैंड इन हैंड चलता है। अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो मैप आपके साथ होना ही होना चाहिए। एटलीस्ट जो किताब आती है, बुक आती है, सेट ऑफ मैप्स, वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। वो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, और आपको साथ में ले भी चलना पड़ेगा। और ज्योग्राफी की आप जब भी आंसर राइटिंग करें, देखिए तरीका वही रहेगा हर सब्जेक्ट को पढ़ने का। जो भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के खत्म करेंगे, मेंस के खत्म करेंगे, आप उसके जो एमसीक्यू लगाना चालू करेंगे, उसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, हर सब्जेक्ट में ये फॉर्मूला काम करेगा और इसी तरह आपको लेके चलना है। बट हर सब्जेक्ट की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे हिस्ट्री हो गई, तो हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन के साथ पढ़ना है, उसके साथ साथ आप वहाँ पे समय काल आप मेंशन करते जाएंगे, तभी आपका हिस्ट्री काम आएगा। यानी अगर आपको ये नहीं याद है कि एंशंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय काल क्या था, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ज्योग्राफी में जब आप बात करते हैं, अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सांची स्तूप, ये है कहाँ पे। अब आपने एक रफ मैप बना दिया मध्य प्रदेश का और उसमें पॉइंट आउट कर दिया कि ये मध्य प्रदेश के भोपाल के पास विदिशा में है। अब
ये अब पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में ऐसे विदिशा नहीं ढूंढेंगे, मगर मध्य प्रदेश के बीचों बीच अगर आपने पॉइंट आउट कर दिया है तो जो कॉपी चेकर है वो समझ जाएगा। और आपको मैप बनाना है आंसर की शुरुआत करने से पहले। आप पहले मैप बनाएंगे, फिर आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने हिमालयास का, है ना, अब हिमालयास का इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, उसके फॉर्मेशन का, उसकी अलग अलग रेंजेस का, है ना, तो अब वहां पे आपका सबसे बेस्ट तरीका यही होना चाहिए मैप। आप एक रफ मैप बनाइए पहाड़ का, और उसमें तीन चार नहीं, बेसिकली सारी रेंजेस आप मेंशन कर दीजिए जितनी आपको याद आ रही हो। क्योंकि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस आपको वहां पे वॉमिट करके नहीं आना है। यानी जो आपसे बनता है वो कुछ भी अंडरस्टैंड मत लिख के आइए, आपको बेस्ट लिख के आना है। क्यों? क्योंकि आप ही की तरह वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं और एक से एक पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। कोई 4 अटेम्प्ट दे के बैठा हुआ, कोई 5 अटेम्प्ट दे के बैठा हुआ, तो आपको वॉमिट नहीं करना है, आपको वहां अपना बेस्ट दे के आना है। और बेस्ट देने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। हिस्ट्री में आप क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन मेंशन करके आइए, समय काल मेंशन करिए। ज्योग्राफी में आप नक्शे बनाइए, मैप बना के आइए। ज्योग्राफी में आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको फेच करा देगा आपका मैप। तो शुरुआत कैसे करनी है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप हिमालय बनाना चाहते हैं, हिमालयास का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हिमालयास में आपने बना दिया ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय। अब उस हिमालय को बनाने के बाद आपने वहां पे उसको डायग्राम से मेंशन भी कर दिया कि ये ऊपर वाला पार्ट है, ये कंचनजंगा है, ये वाला पार्ट ट्रांस हिमालय है, ये वाला लेसर हिमालय है। और आपने वहां पे कुछ कुछ रेंजेस के बारे में मेंशन कर दिया, कुछ कुछ आपको पास याद आ गए, तो आपने 12 लच्छा पास वहां पे मेंशन कर दिया है ना। भले ही थोड़ा सा पॉइंट आउट किया बट कर दिया है, तो वो आपके आंसर राइटिंग में एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। यानी जो आपका कॉपी चेकर होगा वो आपका कॉपी चेक जैसे ही उठाएगा चेक करने के लिए, वो समझ जाएगा कि यार सामने वाले ने डायग्राम बनाया है, मतलब इसके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इससे बन रहा है। तो आपका डायग्राम इस प्रकार से आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करा देगा। वो 1, 0.1 या 2 वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, वो जितना भी कराएगा आपको फेच करा देगा मैक्स ज़्यादा मार्क्स दूसरों के कंपैरिजन में। और डायग्राम कभी भी बनाइए तो अपने आंसर शुरू करने से पहले बनाइए। पहले आप डायग्राम बना देंगे तो एक पॉजिटिविटी वाली थिंकिंग आएगी सामने वाले को, चेकर के मन में, कि हाँ यार इससे ये कॉन्सेप्ट बनता है, तभी इसने पहले डायग्राम बनाया है। तो हमेशा डायग्राम इसी तरीके से बनाया जाता है। आप किसी टॉपर से भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही बताएगा। सो ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे, तो ज्योग्राफी में भी आपको इसी तरह फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारी चीज़ें खत्म करनी है। प्लस इनके साथ साथ हैंड इन हैंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलने हैं। आपको मेंस के आंसर राइटिंग करते चलना है, क्योंकि ज्योग्राफी की एक स्पेशलिटी है, अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं बनता है, आपको ये नहीं पता है कि एस्चुरी क्या है, आपको ये नहीं पता है कि रिफ्ट वैली क्या है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप 3 मार्कर में बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, रिफ्ट वैली क्या है। अब ये मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो 11 मार्कर में अगर ये पूछेंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें बननी चाहिए, फैक्ट्स बनने चाहिए। एक रफ डायग्राम आपसे मध्य प्रदेश का और इंडिया का अच्छे से याद होना चाहिए। वर्ल्ड का तो चलिए ठीक है, इतना एज सच नहीं, बट इंडिया का और मध्य प्रदेश का आपसे मैंडेटरी है। तो ज्योग्राफी और मैप ये आपको हैंड इन हैंड लेके चलने हैं, साथ में लेके चलने हैं। तो जब आपकी ज्योग्राफी खत्म होगी तब आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, मेंस के, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये खत्म कर लेना है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट बार बार बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाके देखिएगा मेंस के। ये उत्तराखंड ट्रेजरी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने गुजरात अर्थक्वेक पे क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में बड़े अच्छे से मिल जाएंगी। और एक रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट की, डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट हर साल आती है, और वो आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से खत्म करके जानी है। वहां से आपके करंट के टॉपिक मिल जाएंगे। प्लस अब अगले सब्जेक्ट में आ जाइए, वो है पेपर 3 का नहीं, पेपर 2 का पॉलिटी। अब पॉलिटी में क्या होता है कि पॉलिटी में आपको जो सबसे ज़्यादा पकड़ने होते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। अगर आर्टिकल 17 इन्होंने पूछा है फंडामेंटल राइट्स का अनटचेबिलिटी पे, तो अनटचेबिलिटी आपको ये मेंशन तो करना है कि भैया अनटचेबिलिटी है क्या, मगर उसके साथ साथ आर्टिकल 17 अगर आप वहां पे मेंशन कर रहे हैं तो वो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, एक एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करा देगा। कैसे? जैसे ज्योग्राफी में मैप्स आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं, हिस्ट्री में आपको वो डेट एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती हैं, उसी प्रकार से पॉलिटी पे मैक्सिमम चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी आपके आर्टिकल के ऊपर। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा है, अगर उसके साथ आप वो आर्टिकल मेंशन कर रहे हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा नंबर दिलाएगा। और जो बेसिक फार्मूला मैंने बताया है कि जब आप पढ़ें, जब आप उठाएं, तो स्टार्टिंग करिए फॉर्मेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर उसके बाद एफआर्स पे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह पे आ जाइए। फिर गवर्नमेंट के सिस्टम पे आ जाइए, गवर्नमेंट का सिस्टम, फिर जुडिशरी पे आ जाइए, फिर वोटिंग बिहेवियर पे आ जाइए, पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरह से आप पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म कीजिए। प्लस जैसे जैसे एक एक सेक्शन आप खत्म करते जाएंगे, आपने फंडामेंटल राइट्स खत्म कर लिया, आपको उसके क्वेश्चन उठाने हैं और लगाना स्टार्ट कर देना है। आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 मार्कर 5 मार्कर उठाने हैं और लिखना चालू कर देना है। आपने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आपने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आपको एमसीक्यू उठाने हैं और लगाना चालू कर देना है। आपने 3 मार्कर और 5 मार्कर आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू कर देना है। यानी जैसे जैसे जो जो टॉपिक आपका खत्म होता जाएगा, आपने अब जुडिशरी खत्म कर लिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर आपने खत्म कर लिया। अब आपको उसके आंसर राइटिंग चालू कर देनी है, आपको उसके एमसीक्यू लगाने स्टार्ट कर देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक इसी प्रकार से पॉलिटी में आपको करना है। अब पॉलिटी में एक चीज़ और यहाँ पे आती है, वो है थिंकर्स। तो थिंकर्स में बेसिकली आपको लोगों की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो भी थिंकर्स हैं उनके जो प्रिंसिपल्स है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जैसे गांधी जी। तो गांधी जी पे आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है, गांधी जी ने नॉन वायलेंस पे काम किया। गांधी जी की कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे गांधी जी का तलिस्मा, वो आपको बहुत ही अच्छे से बनना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे मेंस के, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा और रिपीट में मिलेगा, यानी 2 साल 3 साल में ये उस क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे इकोनॉमी आ जाती है। पॉलिटी सेकंड पेपर जो है उसमें पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है और थोड़ा सा सोशोलॉजी वाला पार्ट है। तो ये इन दोनों को आपको कैसे खत्म करना है। आप इकोनॉमी जब भी पढ़ें तो आप डाटा के साथ पढ़ें। इकोनॉमी की खासियत है, जैसे हिस्ट्री में था, मैंने डेट्स बताया था कि डेट्स के साथ आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी मैप के साथ पढ़नी होती है, डायग्राम आपको बनाने होते हैं, पॉलिटी आपको आर्टिकल के साथ पढ़नी होती है। तो ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमी पढ़ी जाती है डाटा के साथ। अब डाटा कैसा, अब आपसे पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश में या लेट्स से कि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है ना। तो आपको याद होना चाहिए। अगर एक प्रॉपर आपको नहीं भी याद है कि 11,320 है, तो एग्जैक्ट नहीं मगर 11,000 11,000 का अगर आपको फिगर याद है तो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करा देगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको इकोनॉमी में डाटा याद होना चाहिए, है ना। अगर ये आपसे जेंडर इक्वालिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपसे मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेट्स से कि मध्य प्रदेश के अर्बनाइजेशन पे, तो आपको यहाँ पे सेपरेशन दिखाना होगा, सेग्रीगेशन दिखाना होगा कि डिंडोरी में जो अर्बनाइजेशन है, डेवलपमेंट है, वो बहुत कम है, और जो मध्य प्रदेश का सेंट्रल रीजन है, मालवा रीजन है, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर, उज्जैन रीजन हो, वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस दोनों में। तो डिंडोरी और इंदौर का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ आप बता सकें फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, कि जो अर्बनाइजेशन है वो इंदौर में बहुत ज़्यादा है और डिंडोरी में बहुत कम है, इस प्रकार से। तो जब भी आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप फैक्ट्स और फिगर्स के साथ पढ़ेंगे। अब इकोनॉमी में 2-3 चीज़ें प्लस पॉइंट आ जाती हैं कि आपको हर साल बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, इंडिया का भी मध्य प्रदेश का भी। तो दोनों आपको हैंड इन हैंड लेके चलना है और ख़त्म करते चलना है। ठीक उसी प्रकार से करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी और इकोनॉमी इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स में भी आपको काफ़ी कुछ डाटा मिल जाएगा, चेंजेस मिल जाएंगे, बदलाव होते रहते हैं। जैसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में रेपो रेट वगैरह चेंज होते रहते हैं, सीआरआर, एसएलआर वगैरह, इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो उसको पॉइंट आउट कर देंगे। अगर आरबीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो इन्फ्लेशन वगैरह कैसे कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे आप अगर ये पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, आपको याद आ रहा है कि अच्छा हाँ यार, एसएलआर में, सीआरआर में यहाँ पे अभी डाटा चेंज हुआ है, और वो आपको याद आ गया, आपने उसको मेंशन कर दिया वहाँ पे, तो आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर वो 11 नंबर का क्वेश्चन था और चेकर दूसरों को 7 नंबर दिया तो आपको 9 नंबर देगा, 9 मार्क्स देगा, 2 नंबर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपने उससे ज़्यादा डाटा बताया है, प्लस उसके साथ साथ करंट का डाटा आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले पेपर पे। तो जो नेक्स्ट पेपर आपका होता है वो थोड़ा साइंस का। साइंस का पेपर बेसिकली थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तो ख़त्म करना ही है, आपको टेक भी ख़त्म करना है, उसके साथ साथ आपको मैथ्स भी थोड़ी सी रहती है, 1 यूनिट मैथ्स के लिए डेडिकेटेड है, वो भी ख़त्म करना होता है, आपको जियोलॉजी भी ख़त्म करना होता है, प्लस उसके साथ साथ आपको जो जियो सैटेलाइट्स वगैरह हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी है वो भी आपको ख़त्म करनी होती है। तो जो प्रीलिम्स में आपने देखा होगा यूनिट 7 और यूनिट 9, तो अगर आप साइंस अच्छे से मेंस की पढ़ लेते हैं, अच्छे से ख़त्म करके जाते हैं, तो वो आपको प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छे से हेल्पफुल होगी।
और साइंस में देखिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बाग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अपने वीक कर देते हैं शुरू से ही। तो आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप सिर्फ टेक पढ़ के चले जाइए, आप सिर्फ साइंस का कंप्यूटर वाला पार्ट पढ़ के चले जाइए। नहीं, आपको बेसिक साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अच्छे से खत्म करनी है। और यहाँ पे भी एक कैच है, आप जब भी फिजिक्स के आंसर्स मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पे आप उसकी एसआई यूनिट्स वगैरह पे ध्यान रखिए, है ना, मीटर पे, सेंटीमीटर पे। अगर कोई आप वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ये मेंशन कर दीजिए, अच्छा इसकी एसआई यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है। तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैक्च कराएगा। और इसी प्रकार से केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री पे क्वेश्चन इन्होंने कुछ पूछ लिया है ग्लूकोज वगैरह पे, तो अगर आपको उसका फॉर्मूला भी याद आ रहा है, आप फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए। अब आप उसके बारे में उसके यूजेस वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी का बेसिकली आखिरी चैप्टर है, 10th में भी है और 11th 12th में भी। तो उसमें आप देखिएगा, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको खत्म करके जाइए, बहुत अच्छे से खत्म करके जाइए। और बायो, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इकट्ठे आपको एक बुक में मिल जाएगी, 12th वाली बायो में भी मिल जाएगी और 10th वाले में भी। तो वहाँ से भी आप अच्छे से खत्म करके जाइए, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक यूनिट ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यानी लगभग 30 नंबर का ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से पूछेंगे। और बायो से भी प्रॉपर एक यूनिट मेंशन है, यानी 30 नंबर का ये भी आप पूछेंगे। तो बायो से भी प्रॉपर जो आपके डायग्राम्स होते हैं, आपके जो फिगर्स होते हैं, आपको वो बनाने आने चाहिए अच्छे से। डायग्राम, रे डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वो आपसे बहुत अच्छे से बननी चाहिए। तो साइंस में आप बेसिकली इस तरीके से मार्क्स फेच करेंगे, डायग्राम्स वगैरह बना के, फैक्ट्स और डाटा लिख के, और साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लिख के, उनको मेंशन करके। तो पेपर 3 आपका इस प्रकार से खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए पेपर 4 पे। तो जो पेपर 4 है आपका, वो एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, थिंकर्स, इन सब पे बेस्ड होता है। अब जो मैंने आपको प्रीलिम्स का पूरा का पूरा प्री मेंस का जो प्रिपरेशन का तरीका बताया है, उसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये तीनों पेपर बेसिकली टफ होते हैं। और इनमें जो मार्क्स लाते हैं स्टूडेंट्स इन जनरल, 300 नंबर का पेपर होता है। तो 3 3 6 3 9, 900 में आप यहाँ पे हार्डली 500 नंबर स्कोर कर पाएंगे। यानी आप ये देख रहे हैं कि मात्र 50 से 55% नंबर ही आप यहाँ पे स्कोर किए हैं, मगर आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए 900 से 1000 नंबर। यानी अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो 900 से 1000 नंबर आपके होने चाहिए। तो जो बचे हुए मार्क्स हैं वो आपको फेच कराएंगे अदर सब्जेक्ट्स। अब अदर सब्जेक्ट से पूरे पूरे नंबर तो आपको नहीं मिल जाएंगे, बट बेसिकली जो 900 मार्क्स है, यहाँ पे आपने लगभग ठीक ठाक मार्क्स फेच कर लिए। अब आपका जो आगे के मार्क्स फेच करने हैं वो आपको कराएगा इथिक्स। इथिक्स होता है आपका 200 नंबर का, 200 नंबर का आपका होता है हिंदी लैंग्वेज, और 100 नंबर का आपका होता है निबंध। टोटल 500 नंर है, और 500 में से कम यहाँ आपको 350 मार्क्स फेच कर लेने हैं। और वो हो जाते हैं, करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 है, यहाँ पे आप 500, 550 इसी प्रकार से नंबर कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। ये टफ होता है इन जनरल। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो जो नंबर फेच करते हैं, लाते हैं, वो इन्हीं पेपर से लाते हैं। किससे? एथिक्स से, निबंध से और हिंदी लैंग्वेज से। तो जो अगला पेपर है आपका, पेपर 4 है, वो एथिक्स का है। 200 नंबर का ये पेपर होता है, और यहाँ पे आपको एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड की सारी चीज़ें करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा 2-3 प्लस पॉइंट भी है। एक तो थिंकर्स, आपको थिंकर्स प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स फेच कराते हैं। उसके साथ साथ केस स्टडीज़, अगर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है तो आपको यहाँ पे केस स्टडीज़ पूछी जाएंगी, और उन केस स्टडीज़ के थ्रू आप इथिक्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, एक्चुअली बहुत अच्छे नंबर। और केस स्टडीज़ ही आपको बहुत अच्छे नंबर फेच कराएंगे। तो इथिक्स के पेपर में अगर आपका 200 नंबर का पेपर हुआ है तो ये मान के चलिए आप कि आप यहाँ पे 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और करते ही हैं स्टूडेंट्स, और यही मार्क्स उनको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो एथिक्स में आप बहुत अच्छे से केस स्टडी करके जाएंगे, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे थिंकर्स करके जाएंगे, बहुत अच्छे से जो आपका करप्शन वाला पार्ट है, बेसिक सिविल सर्विसेज की ड्यूटीज़ हैं, और जो एप्टीट्यूड है वो आप अच्छे से करके जाएंगे। और अब अगले पेपर पे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं, वो है हिंदी, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा की खासियत ये है कि एक तो आप हिंदी स्पीकिंग राज्य से हैं, यानी हिंदी भाषी राज्य हमारा मध्य प्रदेश। तो हिंदी हमारी मदर टंग है, हिंदी हमारी बेसिक लैंग्वेज, हम शुरू से ही हिंदी में बात करते आए, हिंदी में बोलते आए, हिंदी के बारे में जानते आए। तो यहाँ पे आप हिंदी को अपने इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि वो 200 में आपको 160, 170, 180 नंबर दिला दे। कैसे? हिंदी में आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। उसके साथ साथ आपसे विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएंगी। उसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण,
है ना, संधि समास ये सारी चीज़ें, अलंकार वगैरह ये पूछा जाएगा। प्लस उसके साथ साथ हिंदी भाषा के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का ओरिजिनेशन कब हुआ, कब वो हिंदी भाषा आई, कब से लागू हुई, भारत के संविधान में हमारे हिंदी भाषा के बारे में किस अनुच्छेद में मेंशन है, किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो वो चीज़ें। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन आएगा, यानी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद, वो आपको पकड़ना है। तो ये हिंदी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कराएगी, यानी 200 में आपको 160, 70, 180 नंबर पकड़ने हैं, फेच करने हैं, लाने हैं, और यहीं से नंबर स्कोर होते हैं। तो ये पेपर हो गया हिंदी का। और आखिरी पेपर जो आपका बचता है वो है आपका निबंध। अब निबंध देखिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बनते हैं ना, महिला बाल विकास पे बन गया, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ निबंध होता है ना, ऐसे नहीं होता, तो इसलिए बार बार इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर्यावरण पे आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे टेक्नोलॉजी पे पूछ लिया जाता है, आपसे आपदा पे पूछ लिया जाता है, आपदा प्रबंधन पे, उस पे आपको आपसे निबंध बनना चाहिए। उसके साथ साथ जो नई नई चीज़ें होती रहती हैं, नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, नए नए जो करंट इश्यूज चलते रहते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, उस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे ये लोग, है ना। अभी राम मंदिर का इशू चल रहा है, तो आपको धार्मिक एक निबंध लिखने को दे देंगे, यानी धार्मिक, भारत में धार्मिक स्थिति कैसी है, हिंदू और मुसलमान साथ साथ कैसे रह पाते हैं, कैसे हमारा जो कला और संस्कृति है उस पे धर्म का कितना असर है, कैसा असर दिखाई देता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी ये उठा लेते हैं। तो आपको निबंध जो है वो एक ब्रॉड माइंड से, निबंध आपको जो है वो बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ साथ आपको अपनी वहाँ पे थिंकिंग भी रिफ्लेक्ट करनी है। तो इस प्रकार से आप निबंध में कर पाएंगे। अब निबंध जो होता है वो दो आते हैं बेसिकली, एक 1000 शब्द का, एक 500 शब्द का। उसके साथ साथ एक रिपोर्ट राइटिंग भी आती है। अब रिपोर्ट राइटिंग में ये लोग रिपोर्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, उसके साथ साथ कभी कभी ये पत्र लेखन पूछ लेते हैं, कभी कभी ये आपसे नोटिस ड्राफ्ट करने को बोल देते हैं। तो वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपकी लेखन शैली पर डिपेंड करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेंस का, प्री का, इंटरव्यू का, इन सब की प्रिपरेशन बेसिक्स जो होती है वो होती है मेंस की वजह से। आप मेंस ख़त्म कर लेंगे तो प्री ऑटोमेटिकली आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अभी से आप मेंस को लेके चल रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, प्लस एमसीक्यू उस सब्जेक्ट का लगा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसके साथ साथ आप कभी कभार न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर्स भी कर लेंगे, प्लस अगर आप करंट अफेयर्स के लिए लेट्स से कि कोई आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वो तो बेस्ट ही है। तो न्यूज़पेपर में आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे चीज़ें आती हैं जैसे कि आर्टिकल्स, है ना। अब आर्टिकल्स आपको पढ़नी है और वो आपके काम आएंगी निबंध पे। वो आर्टिकल आपके काम आएगा मेंस की आंसर राइटिंग में। करंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे ट्रिपल तलाक बिल पे क्वेश्चन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे क्वेश्चन हो गया राम मंदिर पे, है ना। उसके अलावा जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है उस पे क्वेश्चन आ गया। तो आप वहाँ पे जो करंट सिनेरियो में लेफ्ट और राइट पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है कि इसका तर्क क्या है, वितर्क क्या है ना, इससे कितनी जनता सहमत है, कितनी असहमत है, ये जनता को किस प्रकार से लाभ देगा, किस प्रकार से जनता को इससे हानि हो सकती है, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से, न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल दिए होते हैं वहाँ से। अब आर्टिकल्स आपको मदद करेंगे आपको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट थिंकिंग में, यानी इस किसी भी टॉपिक में जो दो गुट बन जाते हैं कि हाँ यार इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो आपको आर्टिकल्स पढ़ने से आएगा। तो इस प्रकार से आपके लिए न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़पेपर सिर्फ यूपीएससी वाले नहीं, एमपीपीएससी वाले भी पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। न्यूज़पेपर से आपको करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाता है, प्लस ऐसे निबंध और मेंस के आंसर राइटिंग करने में आपको मदद मिलती है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी जैसे ही आपका प्री का पेपर नज़दीक आ जाए तो आप प्री का 10 की 10 यूनिट्स उठाइए लगभग 1 डेढ़ महीने पहले, और 1 महीने 2 महीने पहले, और पूरा का पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे दीजिए। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देना मतलब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना चालू कर दीजिए, 200 नंबर यानी 100 क्वेश्चन के मॉक लगाना चालू कर दीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि पेपर से 5 दिन 10 दिन पहले आप उसको सर्कल करना चालू कर दीजिए। भले ही आप ऑनलाइन तैयारी करते हो, मगर 10 दिन 15 दिन पहले आप ऑफलाइन पेपर में जिस तरीके से किया जाता है प्रॉपर गोल लेकर करके, क्योंकि पेपर तो आपका ऑफलाइन होगा, तो वो प्लस उसके साथ साथ थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देख लीजिए सी सैट के लिए, क्योंकि मैथ्स मेंस में आती है तो आपने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। प्लस उसके साथ साथ सी सैट में भी आपसे पूछा जाता है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये 5 सब्जेक्ट बेसिकली पूछे जाते हैं। तो ये पांचों सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर 4 साल 5 साल के लगा लेंगे तो आपसे बेसिकली बन जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है। आप 40-50 प्रश्न ठीक ठाक करके आ रहे हैं, 50, अब जब आप पेपर करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 50 से 60 प्रश्न आपसे बन रहे हैं, बट फिर भी आप
पेपर से पहले ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, वो भी सी सैट के भी, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि सी सैट इतना टफ नहीं होता है। तो अब आपको करना क्या है, अब अच्छे से अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए। जैसे जैसे जो जो सेक्शन कंप्लीट करते जाएं सब्जेक्ट्स के, तो थोड़े थोड़े करके करते जाइए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है रिविजन। आपने हिस्ट्री खत्म किया, उसका एंशंट है ना, एंशंट वाला पार्ट खत्म किया, अब उसको आप रिवाइज कर डालिए। फिर आप मिडाइवल में जाइए। आप जैसे ही मिडाइवल में जाएंगे तो आप एक बार फिर से एंशंट को देख लीजिए और फिर आप मिडाइवल उठा लीजिए। मिडाइवल खत्म कर लिया आपने, मिडाइवल को एक बार रिवाइज किया, तो फिर से आप एक बार एंशंट को पकड़ लीजिए और मिडाइवल को भी फिर एक बार पकड़िए। यानी 2 बार जब आपका मिडाइवल हो तो आप ध्यान रखिए कि 3 बार आपका एंशंट कंप्लीट हो गया हो। फिर आप मॉडर्न इंडिया में आइए। जैसे ही मॉडर्न इंडिया में आप जाने वाले रहेंगे, फिर से एक बार मिडाइवल को रिवाइज कीजिए और फिर मॉडर्न इंडिया में जंप कीजिए। मॉडर्न इंडिया आपने खत्म कर लिया, तब आपका 3 बार आपका एंशंट हो गया हो, 3 बार आपका मिडाइवल हो गया हो और 2 बार आपका मॉडर्न इंडिया। यानी मॉडर्न इंडिया एक बार खत्म कर लिया, उसके बाद फिर से उसको रिवीजन कीजिए, फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पे जाइए। देखिए इससे फ़ायदा ये होगा आपका, आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी आप सिनॉप्सिस बना पाएंगे। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखी, आप देखिएगा, मैंने सिनॉप्सिस के बारे में बताया है कि सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है। तो सिनॉप्सिस बेसिकली ये होता है कि आपने पूरा एंशंट मिडाइवल मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस खत्म कर लिया। अब आप जब उसको खत्म कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार आपने 1000-1500 पेज बेसिकली पढ़ लिए हैं। अब जब आप प्री देने जाएंगे या मेंस देने जाएंगे तो पेपर के 1-1.5 महीने पहले, या प्रीलिम्स के भी 1-1.5 महीने पहले, या मेंस के 1-1.5 महीने पहले आप वो पूरे 1500-2000 नहीं खत्म कर सकते। वहाँ पे क्या आपका काम आएगा, सिनॉप्सिस। मगर वो तब काम आएगा जब आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपने एंशंट मिडाइवल मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस चार के चारों अगर खत्म कर लिए हों। ठीक यही रूल अप्लाई होगा ज्योग्राफी में। जैसे ही आपने 4 बार पढ़ लिया इसको, फिर आप ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिए। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये चारों चीज़ें साथ में पढ़िएगा। भले आपका साइंस वाले पार्ट में इन्वायरमेंट इकोलॉजी दिया है, बट पढ़ना आपको यहीं पे है। यानी एंशंट, जैसे आपने एंशंट मिडाइवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर ये चीज़ें हिस्ट्री वाली खत्म की थी, ठीक उसी प्रकार से आप ज्योग्राफी में आएंगे। तो ज्योग्राफी में सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये आपको साथ में लेके चलना है, साथ में खत्म करना है। और जैसे जैसे आप खत्म करते जाएंगे, ज्योग्राफी का एक पार्ट आपने खत्म किया, फिजिकल ज्योग्राफी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, रिवाइज किया, फिर आप जाइए क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी खत्म हुआ, फिर से एक बार फिजिकल ज्योग्राफी का रिवीजन, फिर से क्लाइमेटोलॉजी का रिवीजन, फिर आप चले जाइए ओशनोग्राफी पे। ओशनोग्राफी खत्म किया, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जा रहे हैं, एथनिसिटी और कल्चर वगैरह, ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने। आप जैसे ही वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर से आप एक बार इसको रिवाइज करिए। यानी 4-4 बार आप हर सब्जेक्ट को खत्म करिए, फिर आप अगले सब्जेक्ट में जाइए। यानी पॉलिटी से पहले आपका हिस्ट्री 4 बार खत्म हो जाना चाहिए, ज्योग्राफी 4 बार खत्म हो जाना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं 4-4 बार क्यों बोल रहा हूँ। ये देखिए 4 नहीं 5 बार भी आपको करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है? हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी जो यूएसपी है वो एक ही सब्जेक्ट पे हो। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, बट आपकी जो यूएसपी है वो 360 डिग्री होनी चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे। अगर आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर पढ़ रहे हैं उसको 5 बार पढ़ लीजिए, 4 की जगह 5 टाइम्स। एक बार और रिवाइज करिए, आएगा आपके समझ में। बट अगर नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए कि आप उस रेस में, यूपीएससी की, एमपीपीएससी की रेस में आप ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएंगे, है ना। रिवीजन इज मस्ट। तो जो ये मैं 4 बार बता रहा हूँ, हो सकता है ये 5 से 6 बार भी आपको करना पड़ जाए। ये बात ध्यान रखिए, एक एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे सेक्शंस खत्म करिए, सेक्शंस को रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन में जंप कीजिए। एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट में जैसे ही जंप करें तो ध्यान रखिए 4 वाला रूल कि 4 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए। ज्योग्राफी का रूल, ज्योग्राफी अगर आपने उठाया है, खत्म किया, तो आपसे मैपिंग अच्छे से बनने लगनी चाहिए, दोनों मध्य प्रदेश की भी और इंडिया की भी अच्छे से। फिर आप नेक्स्ट पेपर पे जा रहे हैं साइंस पे, तो साइंस में आप जाने से पहले आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जानी चाहिए लगभग 4-4 बार। फिर आप उस सब्जेक्ट पे जंप कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा डालिए और मेंस का आंसर राइटिंग कर डालिए, रिवीजन कर लीजिए। और यही सारी चीज़ें आपको क्यूमुलेटिव तरीके से जब आप कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। यानी जब आपका प्री नज़दीक आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप बड़े अच्छे से अपना प्री का पेपर दे के आएंगे और आपको 160 प्लस नंबर मिलेंगे। यानी 80 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आएंगे इसी की वजह से। यानी जो ये आप 5-5 बार हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसी की वजह से जो आपके मार्क्स हैं वो 80 प्लस क्वेश्चंस यानी 160 प्लस मार्क्स आएंगे। यही नंबर आपको दिलाएंगे वहाँ आगे चल के। और मॉक टेस्ट जरूर ध्यान रखना है। जब आपका पेपर नज़दीक आ जाए तो आपको मॉक लगाने लगना है। ठीक ऐसे ही आपका मेंस में होगा, जो मैंने आपको बताया है कि लगभग 500-600 नंबर आपको इन सब्जेक्ट से स्कोर करने हैं और 300-350 नंबर आपको दूसरे सेक्शन यानी इथिक्स, निबंध और हिंदी भाषा, इनसे आपको स्कोर करने हैं। तो ये दोनों
आपके कैसे 500 प्लस 350 तो 850 और फिर बचे हुए नंबर आपका इंटरव्यू फेच करा देगा। तो इस प्रकार से जब आप लेके चलेंगे, पूरा 360 डिग्री खत्म करेंगे, तब आपका काम बनेगा, तब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो ये 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जो स्टूडेंट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 की, तो वो तो एग्जाम अप्रैल में ही है, तो बेसिकली उन्होंने अच्छे से कर लिया होगा। बट जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन वीक है, तो आप भी यही स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और शायद ये आपके काम कर जाए। अब यहाँ पे शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पर्सन टू पर्सन हर चीज़ें डिफर करती हैं। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है। बाकी आपको जिसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी हो, जो टीचर आपके बता रहे हो, आप उसको फॉलो कीजिए। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक है। हर टॉपर, हर टीचर, हर कोचिंग सेंटर, हर यूट्यूबर और हर एजुकेटर आपको यही बताएगा, इसी तरीके से बताएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। आप अगर ये नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। तो इसी प्रकार से आप करिए। बाकी 2025 में जब भी पेपर आएगा, डेट्स आएँगी, तो बट ऑब्वियस कोई ना कोई डेट वो देंगे, कैलेंडर में अपडेट कर देंगे, तो उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को और फास्ट ट्रैक मोड में डाल दीजिएगा जैसे ही डेट्स आ जाएँगी। जब तक डेट्स नहीं आती हैं तब तक आप ये मान के चलिए कि इसी प्रकार से आपको लेके चलना है। अब आप पूछ रहे हैं, अब आपको टाइम का लगेगा कि कितना देर तक पढ़ें। अब देखिए, टाइम ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है ना? आपका एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर लगभग 30 से 45 दिन में अगर ये खत्म हो रहा है, तो अब ठीक-ठाक टाइम है। ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और कम भी नहीं है। इतना लगभग 1.5 महीने, लगभग 1.5 से 2 महीने एक सब्जेक्ट को खत्म करने में लगते हैं ऑन एन एवरेज। तो इसी प्रकार से आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए लीजिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए। अब आपको करना क्या है कि हर सब्जेक्ट का आपको रिवीजन, हर सब्जेक्ट का आपको पीवाईक्यू, हर सब्जेक्ट का आपको मेंस आंसर राइटिंग, हर सब्जेक्ट का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का गोला लगाना, टिक लगाना, वो आपको साथ में लेके चलना है। करंट अफेयर्स आप देखते जाइए, न्यूज़पेपर्स वगैरह आप पढ़ ही रहे हैं, तो चीज़ें अपडेटेड रहेंगी। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, इसी प्रकार से आप खत्म करिए और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप फेच कर पाएंगे। और यही स्ट्रैटेजी है, ज़्यादातर लोग आपको यही बताएंगे और इसी प्रकार से पढ़िए। बाकी आपको जो प्रॉब्लम हो, जो डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।